हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बड़े अच्छे से छुट्टियां बिता रहे होंगे, अपनी हॉलीडेज एंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही साथ थोड़ी तैयारी भी शुरू कर दी होगी आप लोगों ने सीयूटी की। और मैंने पहले लेक्चर में थ्योरी ऑफ डिमांड के ऊपर आपको बताया था, टॉपिक डिस्कस किया हमने, उसके एमसीक्यूज भी डिस्कस किए और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहां पे पहला क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो, इलास्टिक डिमांड हमें कंसेप्ट क्या बताता है कि अगर किसी एक फैक्टर में चेंज होगा तो उसके कारण उस प्रोडक्ट की डिमांड में कितना चेंज आएगा। प्राइस इलास्टिक डिमांड हमें क्या बताते हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर ए कॉमोडिटी with respect to percentage change in any of the factor affecting demand of that commodity। अब लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया ना हमने कि डिमांड को इफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो उन फैक्टर्स के कारण डिमांड में कितना चेंज आएगा इसे मेजर करता है कंसेप्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या फॉर्मूला होता है देख लेते हैं। फॉर्मूला इसका परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स गुड, में भी हम एक्स गुड ले लेते हैं, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन फैक्टर इफेक्टिंग द डिमांड फॉर एक्स गुड। यानी कि एक फैक्टर की प्रति में चेंज आया, उसके कारण उस आइटम की डिमांड में कितना चेंज आया, इसे कौन मेजर करेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये मेनली तीन फैक्टर्स को हम डिस्कस करते हैं और तीन तरह की इलास्टिसिटी की बात करेंगे। सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड में क्या बताते हैं, इट मेजर्स द चेंज इन डिमांड ऑफ ए कॉमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अब आपको पता है ना, प्राइस इज ए फैक्टर विच इफेक्ट द डिमांड, तो प्राइस के कारण डिमांड में कितना चेंज आएगा इसे कौन मेजर करेगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसे ही अगर हमने इनकम में चेंज किया और उसके कारण डिमांड में कितना चेंज आएगा तो इसको कौन मेजर करता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट मेजर्स द चेंज इन डिमांड ऑफ वन गुड ड्यू टू चेंज इन इनकम। ऐसे क्रॉस इलास्टिक डिमांड क्या बताते हैं, अगर हमने रिलेटेड गुड की प्राइस को चेंज किया तो उसके कारण उस प्रोडक्ट की डिमांड में कितना चेंज आएगा, इट मेजर्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिक डिमांड क्या बताते हैं, चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स गुड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ वाई गुड। और यहां पे एक्स और वाई क्या है, दीज आर रिलेटेड गुड। एक बार दोबारा थोड़ा और क्लियर करते हैं, ध्यान से देखिए। अब ये देखो फॉर्मूला हमने क्या लिखा, इलास्टिक डिमांड क्या है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स गुड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड फॉर एक्स गुड। अब अगर वो फैक्टर कौन सा है, सपोज दैट फैक्टर इज प्राइस, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स गुड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये क्या बन गया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, अगर हम बात करते फैक्टर कौन सा है, वो इनकम, तो यहां पे हम क्या कर देंगे, ड्यू टू चेंज इन इनकम, कि भाई इनकम में चेंज आया तो डिमांड में कितना चेंज आया, तो ये क्या बन गया, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, अब चेंज इन, यहां पे क्या, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स गुड, और यहां पे हम ले लेते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई गुड। अब ये क्या बन गया, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थिंक यू अंडरस्टैंड कि अगर प्राइस में चेंज के कारण देखेंगे डिमांड में कितना चेंज आया तो प्राइस इलास्टिक डिमांड, इनकम में चेंज से देखेंगे तो इनकम इलास्टिक डिमांड, और अगर रिलेटेड गुड की प्राइस में चेंज आया उसी कारण डिमांड में कितना चेंज आया तो उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आई थिंक अब तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। अगर टीचर पूछ ले व्हाट इज इनकम इलास्टिक डिमांड, इट मेजर चेंज इन डिमांड due to change in income. What is price elastic demand? It measures change in demand due to change in price. What is cross elastic demand? It measures change in demand of X good due to change in price of Y good. और X और Y क्या है, these are related good, may be substitute good, may be complementary good. अच्छा, अब आपके सिलेबस पे जो आपको बता दूं मेनली है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है आपके सिलेबस में, प्राइस इलास्टिक डिमांड, और इसके दो फॉर्मूले आपको बड़े अच्छे से याद होने चाहिए। पहला फॉर्मूला, व्हाट इज प्राइस इलास्टिक डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
भाई दिमाग में अच्छे से बिठा लो बेसिक फॉर्मूला, और प्लीज ये भूलना नहीं है साइन लगा हुआ नेगेटिव। अब बच्चा कहेगा सर नेगेटिव साइन क्यों लगाया है? सिंपल सी बात है, प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स नेगेटिव रिलेशन होता है, और इसीलिए यहां पे हमने क्या लगाया है? नेगेटिव साइन। आ सकता है क्वेश्चन एमसीक्यूज में, क्यों नेगेटिव साइन पुट करते हैं इसके फॉर्मूला में? तो आंसर क्या है? क्योंकि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स। अच्छा, इसका मतलब क्या, थोड़ा और क्लियर करते हैं। मान लो एक आइटम की जो प्राइस है वो 20% बढ़ती है और डिमांड कम हो जाती है उसकी 60%। ओके, तो प्राइस इलास्टिक डिमांड हम कैसे मेजर करेंगे? इस फॉर्मूला में रख देंगे वैल्यूज आएंगे। तो यहां पे आपका परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना आया? 60%। एंड परसेंटेज इन प्राइस, क्योंकि डिमांड प्राइस डिक्रीज हो रही है तो इट इज -20। याद रखिएगा जो आइटम डिक्रीज हो रही है नेगेटिव साइन लगाएंगे तो माइनस से माइनस कट गया और ये आंसर आ गया 3। यानी कि प्राइस इलास्टिक डिमांड क्या है? 3। अब 3 का मतलब क्या हुआ? जितना प्राइस में चेंज आएगा डिमांड में चेंज उसका 3 टाइम्स आएगा। प्राइस इलास्टिक डिमांड हमें क्या बताता है कि अगर हम प्राइस में चेंज करेंगे तो डिमांड में कितना चेंज आएगा। इट मीन जैसे यहाँ पे 3 आ गया तो इसका मतलब क्या है? अगर प्राइस में 10% चेंज करोगे डिमांड में 30% आएगा, अगर प्राइस में 20% चेंज करोगे डिमांड में 60% आएगा, प्राइस में 5% चेंज करोगे डिमांड में 15% आएगा। 3 टाइम्स ऑफ दैट। तो ये मतलब होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अच्छा, एक दूसरा फॉर्मूला आपको और याद रख रहे, प्राइस इलास्टिक डिमांड को मेजर करने का, माइनस डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू। यहां पे डेल्टा क्यू क्या है बच्चे? चेंज इन डिमांड, और डेल्टा पी क्या है? चेंज इन प्राइस। P1 माइनस P। Q1 क्या है? फाइनल डिमांड, और Q क्या है? इनिशियल डिमांड। P1 क्या है? फाइनल प्राइस। P क्या है? इनिशियल प्राइस। अच्छा, एक हम क्वेश्चन करके देख लेते हैं। कई बार छोटा मोटा क्वेश्चन टीचर पूछ सकते हैं, और आपको इन 2 फॉर्मूलों के अलावा ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि सीयूटी के अंदर 1 मार्क क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं टीचर पूछेगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन करके देखते हैं कि मान लो एक आइटम की प्राइस 50 से होती है 60 और डिमांड कम हो गई 40 टू 24, तो बताइए व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टीचर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो परसेंटेज टर्म में पूछ सकते हैं और एक ऐसे पूछ सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपने फटाफट इसको सॉल्व करने के लिए एक हल्का सा बॉक्स बनाना लफड़ के अंदर, और कैसे करेंगे? प्राइस 50 से हो गई 60 और डिमांड क्या हो गई? 40 टू 24। तो भैया बताओ व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब याद रखना ये इनिशियल प्राइस है, ये फाइनल प्राइस है, ये इनिशियल डिमांड है, ये फाइनल डिमांड है। अब सबसे पहले आप निकालेंगे चेंज इन प्राइस। मैंने क्या बताया था? P1 माइनस P, 60 माइनस 50 दैट इज 10। फिर निकालेंगे चेंज इन डिमांड, Q1 माइनस Q दैट इज 24 माइनस 40 माइनस 60। ओके, P हमें ऑलरेडी दे रखा है दैट इज 50, और Q भी हमें ऑलरेडी दे रखा है 40। भैया फॉर्मूले में पुट कर दो। क्या फॉर्मूला बताया मैंने याद रखने के लिए? दिमाग में रख लीजिए, फॉर्मूला डायरेक्ट भी एमसीक्यू में पूछा सकता है, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू। तो यहां पे वैल्यू पुट करेंगे माइनस डेल्टा क्यू। क्या था हमारे पास? डेल्टा क्यू क्या था भाई? डेल्टा क्यू था -16, और डेल्टा पी हमारे पास क्या है? इट इज 10, और पी कितना है? 50, एंड क्यू कितना है? 40। तो आइए माइनस से माइनस चला गया, 10 5 जा, 5 8 जा, 8 2 सा। तो आंसर आ गया प्राइस इलास्टिक डिमांड इज 2। इसका मतलब जितना प्राइस में चेंज होगा डिमांड में चेंज उसका 2 टाइम्स होगा। तो अगर इस तरह से टीचर कभी पूछे तो आपको सॉल्व करना है, ये आपको याद होने चाहिए दोनों फॉर्मूलाज, और अगर क्वेश्चन आ जाए हाउ टू सॉल्व इट। ओके, अब आगे चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर में डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिक डिमांड। तो आपको पहले क्लियर होना चाहिए कितनी डिग्री ने प्राइस इलास्टिक डिमांड की। माय डियर, देयर आर 5 डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले याद रखेंगे हाउ मेनी डिग्रीज? 5 डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिक डिमांड। सबसे पहले आता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या है कि अगर हम प्राइस में जरा सा चेंज करें और डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाए, मैंने प्राइस को जरा सा बढ़ाया, जरा सा, एंड डिमांड बिकम्स 0, और मैंने प्राइस को जरा सा कम किया एंड डिमांड बिकम्स इनफाइनाइट, तो इसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड।
कि प्राइस में जरा सा चेंज करें और डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाए, वी कॉल इट परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो यहां पे हम क्या कहते हैं, पीडी इक्वल टू इंफिनिटी। किसके बराबर है ये, इंफिनिटी के बराबर है कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज किया, डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज किया। अब देखो तुम्हें याद करने वाली बात क्या है, सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है, इक्वल टू पीडी किसके बराबर होता है, इंफिनिटी के बराबर होता है। दूसरी बात, प्राइस में थोड़ा सा चेंज करेंगे, डिमांड में चेंज बहुत ज्यादा आएगा। तीसरी बात, इस केस में जो डिमांड कर्व है उसकी शेप याद रख लेना भैया, कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, या टीचर ऐसे भी कह देता है हॉरिजॉन्टल लाइन, इट इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो आपको ये याद होना चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एन इमेजिनरी केस। हाँ जी, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का रियल वर्ल्ड में कोई एग्जांपल ही नहीं है कोई ऐसी आइटम, प्राइस जरा सी बढ़ाओ डिमांड जीरो हो जाए, और प्राइस जरा सी कम करो डिमांड इंफिनिटी हो जाए, ऐसी कोई आइटम नहीं है। तो याद रखेंगे क्या क्या बताया मैंने, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इसके बराबर होती है इंफिनिटी के। डिमांड कर्व की शेप कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, और रियल वर्ल्ड में कोई एग्जांपल नहीं है, इट इज एन इमेजिनरी केस। तो ये थी पहली डिग्री, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब सेकंड केस आता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब ये क्या केस है, बिल्कुल ऑपोजिट। अगर हम प्राइस में चेंज करें और डिमांड में कोई चेंज ना आए, मैं प्राइस को बढ़ाऊं गिराऊं एंड डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट, जैसे ये देखो टेबल में प्राइस 10 12 14 हो रही है, डिमांड इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में क्या बताया मैंने, प्राइस को कम करो ज्यादा करो डिमांड पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इसका डायग्राम जरूर हम ध्यान से देख लेते हैं, बड़े ध्यान से बात करेंगे, मैं क्या बता रहा हूं आपको, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब पहली चीज आपने इसमें क्या याद रखनी है, प्राइस बढ़ाएं चाहे प्राइस कम करें डिमांड रिमेन कांस्टेंट। पहली चीज, प्राइस इलास्टिक डिमांड यहां पे क्या होती है, जीरो, क्योंकि प्राइस का कोई इफेक्ट ही नहीं है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें डिमांड कर्व कैसा होता है, इट इज ए वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। ये देखिए कैसी शेप है डिमांड कर्व की, इट इज ए वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है आपकी, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन आ रही है। दिस इज द शेप ऑफ डिमांड कर्व। कैसी शेप है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। और एक बात और, इसका एग्जांपल है, बिल्कुल है, आपकी जितनी वो बेसिक नेसेसिटीज हैं लाइक सॉल्ट, शुगर, लाइफ सेविंग ड्रग्स, उनके केस में डिमांड कर्व ऐसा ही बनता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, या इट इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्लियर हो गया, प्राइस में चेंज करेंगे डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा, हम इसे बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब तीसरा केस आता है बच्चे, दैट इज द यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब यूनिटरी का मतलब पहले क्लियर कीजिएगा, अगर मैं प्राइस में चेंज करूं और डिमांड में एग्जैक्टली उतना ही चेंज हो, उसी प्रोपोर्शन में चेंज हो, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस मैंने बढ़ाई 10%, डिमांड कम हो गई 10%, प्राइस कम की 30%, डिमांड बढ़ गई 30%। मतलब जितना प्राइस में चेंज किया, अगर डिमांड में उतना ही चेंज आएगा, हम इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, मींस इक्वल टू 1, पीडी इक्वल टू 1। ये टेबल में देखो, प्राइस मैंने क्या किया 10 to 14, कितनी बढ़ी 40%, डिमांड 10 to 6 कितनी कम हो गई 40%। जितना प्राइस में चेंज आया डिमांड में उतना ही चेंज आया, तो मैं इसको बोलूंगा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, इस केस में जो शेप होती है डिमांड कर्व की, एक स्पेशल शेप होती है, और इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। प्लीज शेप याद रखनी है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं भाई। अब मैंने क्या बोला, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के बारे में पहली बात, यहां पे पीडी किसके बराबर होता है, इक्वल टू 1। क्यों ऐसा होता है, जितना प्राइस में चेंज आएगा डिमांड में एग्जैक्टली उतना ही चेंज आएगा। तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब हुआ व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वी कॉल इट यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इक्वल टू 1, शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद रहेगा, 3 क्लियर हो गई। अब आते हैं चौथी डिग्रीज पे, हम इसको बोलते हैं मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अच्छा, यूनिटरी का मतलब क्या था, इक्वल टू 1, एंड मोर देन का मतलब हो गया ग्रेटर देन 1। यूनिटरी का मतलब क्या हुआ, इलास्टिक,
इक्वल टू 1 एंड मोर देन इलास्टिक का मतलब हुआ ग्रेटर देन 1। अब ये क्या केस है, अगर मैंने प्राइस में चेंज किया और डिमांड में चेंज उससे ज्यादा प्रपोर्शन में हो, आपने प्राइस बढ़ाई 10%, डिमांड कम हो गई 15%, 20%, 12%, मतलब उससे ज्यादा प्रपोर्शन में चेंज होना चाहिए, तो हम इसको बोलेंगे मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। आप टेबल में देख सकते हो, ये देखो प्राइस मैंने 10 to 12 कितनी बढ़ाई 20%, डिमांड 10 to 6 कितनी कम हो गई 40%। तो क्या है ये, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्लियर है, प्राइस में कितना चेंज आया था 12%, डिमांड 20%, डिमांड में कितना चेंज आया 40% ज्यादा है ना, तो मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब इस केस में आपका डिमांड कर्व कैसा बनेगा, नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व एंड फ्लैटर। अब यहां पे क्या क्या बातें याद रखने वाली है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब हुआ पीईडी ग्रेटर देन 1, मींस परसेंटेज चेंज in demand this time will be greater than percentage change in price. It means जितना प्राइस में चेंज होगा डिमांड में चेंज उससे ज्यादा प्रपोर्शन में होगा। और डिमांड कर्व कैसा है, नेगेटिवली स्लोपिंग एंड फ्लैटर डिमांड कर्व, फ्लैटर भी है और नेगेटिवली स्लोपिंग भी है। तो दैट इज द शेप ऑफ डिमांड कर्व इन केस ऑफ मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्लियर हो गया चौथा। अब आते हैं पांचवें पॉइंट पे। भाई पांचवी डिग्री क्या है, भाई पांचवी डिग्री है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अगर हम प्राइस में चेंज करें और डिमांड में चेंज उससे कम प्रपोर्शन में आए, भाई मैंने प्राइस में चेंज किया, ओके किया, अगर डिमांड में चेंज उससे कम प्रपोर्शन में आ रहा है, हम उसको बोलेंगे लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। लेस देन यूनिटरी का मतलब क्या हुआ, लेस देन 1। यूनिटरी का मतलब क्या था बेटे, इक्वल टू 1। मोर देन यूनिटरी का मतलब क्या था, ग्रेटर देन 1। और लेस देन यूनिटरी इलास्टिक का मतलब हुआ लेस देन 1। यानी आप प्राइस में चेंज करो और डिमांड में चेंज उससे कम प्रपोर्शन में आए, हम उसको बोलेंगे लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये देखो टेबल में प्राइस 10 से 14 कितनी बढ़ी, 10 to 14 40%, डिमांड कितनी कम हुई 10 to 8 20%, प्राइस में चेंज आ रहा है 40%, डिमांड में चेंज आ रहा है 20%। तो क्या है ये, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। ये देखिए प्राइस 10 पे 10 था पहले, अब 10 से 14 हुआ, इधर 10 to 8 हो गई डिमांड। और यहां पे डिमांड कर्व कैसा है, अगेन नेगेटिवली स्लोपिंग बट स्टीपर होता है, थोड़ा सा स्टीप होता है, तो इसको बोलेंगे लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो क्या बताया मैंने, क्या होता है इस केस में, सबसे पहले पीडी लेस देन 1। और क्या कंसेप्ट है, हम प्राइस में चेंज करेंगे लेकिन डिमांड में चेंज उससे कम प्रपोर्शन में आएगा। और शेप कैसी है डिमांड कर्व की, नेगेटिवली स्लोपिंग एंड स्टीपर डिमांड कर्व। क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिक डिमांड पूछ सकता है टीचर, अच्छे से पता होना चाहिए। अब एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। अगर बेटा कभी भी, अब दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, सुन लो, कभी गलती नहीं करनी है। टीचर बोले मोर इलास्टिक, टीचर बोले मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, या टीचर बोल दे अकेला इलास्टिक, मेरे बच्चे वन एंड द सेम थिंग। मोर इलास्टिक, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, एंड ओनली इलास्टिक, वन एंड द सेम। और टीचर ने कहा लेस इलास्टिक, या टीचर ने बोला लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, या टीचर ने बोल दिया ओनली इन इलास्टिक, माय डियर वन एंड द सेम। कंफ्यूज नहीं होना है, इलास्टिक, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, वन एंड द सेम थिंग। इन इलास्टिक, लेस इलास्टिक, less elastic, again one and the same thing. So that is my dear degrees of price elasticity of demand. अब अगला टॉपिक हमारा आता है फैक्टर्स, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। सॉरी, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड टू मेजर द प्राइस इलास्टिक डिमांड। अब याद रखिएगा, पहली बात परसेंटेज मेथड भी एक ही बात है, प्रोपोर्शनेट मेथड भी एक ही बात है, और इसको दिया था हमारे एक प्रोफेसर हुए, प्रोफेसर फ्लक्स, इसलिए फ्लक्स मेथड भी इसी को कहते हैं। फ्लक्स मेथड, परसेंटेज मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड, वन एंड द सेम थिंग। और ये जो हमने शुरू में फॉर्मूला किया था ना, वो यही मेथड था। तो परसेंटेज मेथड क्या कहते हैं, हाउ टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिक डिमांड,
सिंपल, दो फॉर्मूले बताए थे ना, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नेगेटिव साइन जरूर लगाना है क्योंकि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है। और वही फॉर्मूला डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू। क्लियर हो गया? तो परसेंटेज में ऐसे के दोनों फॉर्मूले क्लियर है। ओके, फिर अब एक मेथड आपको और आना चाहिए, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और टोटल आउटले मेथड। अब ये मेथड क्या कहता है? बड़ा सिंपल मेथड है ये मेथड कहता है कि अगर आपको प्राइस इलास्टिक डिमांड को मेजर करना है तो आपने सिर्फ दो वेरिएबल्स को देखना है। वो कौन से वेरिएबल्स है? एक प्राइस और दूसरा टोटल एक्सपेंडिचर। आपने सिर्फ दो वेरिएबल्स को देखना है और देखना भी क्या है? उनकी डायरेक्शन को। और उस डायरेक्शन को देख के आप बता सकते हो व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये मेथड हमें तीन बातें बताता है, ध्यान से समझिएगा। पहली चीज, अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, कैसे मूव करते हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? कि प्राइस बढ़ रही है, टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। प्राइस कम हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। ऑपोजिट जा रहे हैं तो कहते हैं प्राइस इलास्टिक डिमांड क्या होगी? ग्रेटर देन 1। तो क्या होगा प्राइस इलास्टिक डिमांड? इट विल बी ग्रेटर देन 1। सिंपल। अगर दोनों ऑपोजिट मूव कर रहे हैं, प्राइस कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। प्राइस बढ़ी, एक्सपेंडिचर कम हो गया, प्राइस कम, एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो प्राइस इलास्टिक डिमांड ग्रेटर देन 1। और दूसरी बात क्या बोली? अगर दोनों मूव करते हैं सेम डायरेक्शन में, भाई सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? प्राइस बढ़ रही है, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। प्राइस कम हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है। तो इन दैट केस जो प्राइस इलास्टिक डिमांड है इट विल बी लेस देन 1। सिंपल। ऑपोजिट जा रहे हैं तो ग्रेटर देन 1, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो लेस देन 1। कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ डायरेक्शन देखनी है। अब तीसरी बात, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब कहते हैं इफ देयर इज नो चेंज, मतलब नो चेंज का मतलब क्या हुआ? प्राइस बढ़े, प्राइस कम हो एंड टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट। कोई फर्क ही नहीं पड़ा, प्राइस बढ़ी, प्राइस गिरी एंड टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो प्राइस इलास्टिक डिमांड क्या होगी? इक्वल टू 1। कितना आसान मेथड है भाई, सिंपल। क्या देखना है? डायरेक्शन। प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो लेस देन 1, ऑपोजिट जा रहे हैं तो ग्रेटर देन 1। अब प्राइस के बढ़ने गिरने कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो इक्वल टू 1। हाँ, एक इसकी लिमिटेशन है मेथड की, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता ये। ग्रेटर देन 1 बताएगा, कितना ग्रेटर देन 1 ये नहीं बताएगा। लेस देन 1 है, कितना लेस देन 1 है ये नहीं बताएगा। दैट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय दिस मेथड। ओके, एक हम टेबल से भी थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। लुक एट दिस टेबल। जैसे ये देखो, इस टेबल में हमने इधर प्राइस डिमांड, इधर दिखाया टोटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, टोटल एक्सपेंडिचर को टोटल आउटले भी कहते हैं और फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इनटू डिमांड। तो हम एक टेबल लेते हैं, 4 5 6 7 8 9, प्राइस लिया, डिमांड 9 8 7 6 5 4 लिया। इधर हमने प्राइस को डिमांड से मल्टीप्लाई किया, टोटल एक्सपेंडिचर आ गया। 4 इंटू 9 36, 5 इंटू 8 40 एंड सो ऑन। अब ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे ना डिस्क्रिप्शन में क्या देखा, पहला केस देखते हैं। पहले केस में क्या हुआ? देखो, प्राइस 4 to 5 बढ़ रही है, 4 to 5 प्राइस बढ़ रही है। यस, हाँ जी बढ़ रही है सर। एंड टोटल एक्सपेंडिचर 36 to 40 ये भी बढ़ रहा है। तो इलास्टिक डिमांड क्या होगा? लेस देन 1। देखो हमने क्या देखा, सिंपल। प्राइस 4 to 5 लिया, क्या हो रहा है? प्राइस बढ़ रही है। और हमने लिया एक्सपेंडिचर 36 to 40, तो ये भी बढ़ रहा है। तो हमने बोला टोटल एक्सपेंडिचर इज आल्सो इंक्रीजिंग। तो हमने कहा भैया इलास्टिक डिमांड लेस देन 1। सेकेंड केस, अब प्राइस फिर बढ़ रही है 6 to 7, पर टोटल एक्सपेंडिचर क्या है यहां पर? कांस्टेंट 40 to 42। तो सर यहां पे इलास्टिक डिमांड क्या आ जाएगा? इक्वल टू 1। एंड थर्ड केस में देखो, प्राइस 8 to 9 भाई बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है भाई। एंड टोटल एक्सपेंडिचर 40 to 36 क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब ऑपोजिट जा रहे हैं ना, तो लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन 1। दैट्स इट। सिंपल डायरेक्शन देखनी है भाई, दोनों सेम डायरेक्शन में, लेस देन 1। कोई फर्क नहीं,
इक्वल टू 1। ऑपरेट प्राइस बढ़ रही, एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, तो भैया ग्रेटर देन 1। क्लियर है? मेरे को लगता है आपको मेथड क्लियर हो गया होगा। इतना ही आपको याद रखना है, क्योंकि आपको लिख के नहीं दिखाना, कोई डायग्राम नहीं बनाना, कोई टेबल नहीं बनाना। अच्छा, एक ये मेथड नया है, सुनिए। अभी आपके सिलेबस में सीबीएसई में नहीं है, पर एनसीईआरटी सिलेबस में है, सीयूटी के सिलेबस में है ये मेथड, पॉइंट मेथड और ग्राफिक मेथड। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट मेथड और ग्राफिक मेथड। अब ये मेथड क्या कहता है कि ग्राफिकली अगर आपको कोई डिमांड कर्व दिया हो और आपने उसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलास्टिसिटी मेजर करनी हो, ध्यान दीजिएगा, पहली बात, ये मेथड कौन सा है? ग्राफिकल मेथड। कब यूज होगा? जब आपको डिमांड कर्व दिया हुआ है और आपको बोला जाए उस डिमांड कर्व के किसी भी पॉइंट पर इलास्टिसिटी मेजर करके बताओ। तो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? लोअर पार्ट ऑफ डिमांड कर्व उस पॉइंट से डिवाइड बाय अपर पार्ट ऑफ द डिमांड कर्व। यानी अगर आपको उस पॉइंट पे इलास्टिसिटी मेजर करनी है, जो भी डिमांड कर्व दिया हुआ है, मान लीजिए सपोज करते हैं कि मेरे को एक डिमांड कर्व लेके दिखाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि सपोज मेरे पास यहां पर एक डिमांड कर्व है ए बी। अभी ले रहे हैं हम डिमांड कर्व को, लीजिए। मान लो ये मेरे पास एक डिमांड कर्व है ए बी, और मेरे को कहा गया कि आप इसके इस डी पॉइंट पर इलास्टिसिटी मेजर कीजिए। तो मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा? पॉइंट मेथड। और फॉर्मूला क्या? लोअर पार्ट। अब देखो इस पॉइंट से लोअर पार्ट क्या हो गया? डी बी, और अपर पार्ट क्या हो गया? डी ए। तो आपका आंसर आएगा डी बी डिवाइड बाय डी ए। समझ आई मेरी बात? पॉइंट मेथड में पहली बात क्या याद रखनी है, कब यूज करेंगे? जब आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिमांड कर्व के इलास्टिसिटी मेजर करनी है। ग्राफिक मेथड है तो फॉर्मूला सिंपल है, लोअर पार्ट डिवाइड बाय अपर पार्ट। क्लियर है? थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं डायग्राम के थ्रू। आइए देखें, ये मैंने एक डायग्राम लिया ए ई। अब देखो इसके अलग अलग पॉइंट्स पर मैं इलास्टिसिटी आपको दिखा रहा हूं। मान लीजिए मेरे को प्राइस इलास्टिक डिमांड मेजर करनी है इसके पॉइंट ई पर, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट ई पर। अब फॉर्मूला क्या था हमारा? लोअर पार्ट ओवर अपर पार्ट। अब ई पॉइंट से लोअर पार्ट तो कुछ है ही नहीं, जीरो हो गया, और अपर पार्ट क्या है? पूरा का पूरा ए ई। तो जीरो डिवाइड बाय समथिंग जीरो, यानी कि इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी क्या आ गई? जीरो। अच्छा, अब मान लो मेरे को मेजर करना है एट पॉइंट डी। अब देखो डी से लोअर पार्ट क्या है? डी ई, और अपर पार्ट क्या है? डी ए। और अब क्लियर नजर आ रहा है कि ये फैक्टर छोटा है, ये फैक्टर बड़ा है, तो ये वैल्यू क्या आएगी? लेस देन 1। अच्छा, अगर मैं इसके मिड पॉइंट पे आ जाऊं, लाइए सी। अब सी पॉइंट पर हमारी इलास्टिसिटी क्या होगी? सी ई लोअर पार्ट, और अपर पार्ट क्या बन गया? सी ए। अब क्योंकि ये दोनों के दोनों इक्वल है मिड पॉइंट, तो भैया सी ई डिवाइड बाय में सी ई भी कर सकता हूं, तो इक्वल टू 1। याद रखिएगा, किसी भी स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व का जो मिड पॉइंट होता है वहां पे इलास्टिसिटी क्या आती है? इक्वल टू 1। प्राइस इलास्टिक डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ ए डिमांड कर्व इज इक्वल टू 1। अच्छा, अगर मान लो मेरे को बी पॉइंट पे मेजर करना है, तो फिर क्या आ जाएगा? बी ई ओवर बी ए। अब देखो ये फैक्टर बड़ा है, बी ये छोटा है, तो यहां पे क्या आएगा? ग्रेटर देन 1। अच्छा, अगर ए पॉइंट पे मेजर करना है, तो अब ए पॉइंट मेजर करना है, सारे का सारा लोअर पार्ट हो गया ए ई, अपर पार्ट जीरो, एंड समथिंग डिवाइड बाय जीरो क्या होता है भैया? इंफिनिटी। तो क्लियर है, प्राइस इलास्टिक डिमांड कहां वेरी कर रही है? जीरो टू इंफिनिटी। क्लियर? गॉट इट? तो ये आपको याद रखना है, ये नया है आपके लिए, पॉइंट मेथड। गॉट इट बच्चे? अब चलते हैं आगे। फैक्टर्स इफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। भाई कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिक डिमांड को इफेक्ट करते हैं? मतलब किनके कारण, कई बार हम कहते हैं ना प्राइस इलास्टिक डिमांड मोर इलास्टिक है, इस फैक्टर की लेस इलास्टिक है, तो क्या फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण प्राइस इलास्टिक डिमांड वेरी करती है? सबसे पहला फैक्टर आता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर एक आइटम का, मोटी मोटी टिप्स बताता जा रहा हूं, याद करते जाइएगा, एक आइटम का अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो उसकी डिमांड होती है मोर इलास्टिक, और अगर उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो डिमांड होती है लेस इलास्टिक। तो देखो ना, मान लो एग्जांपल लेते हैं कोक एंड पेप्सी। आज अगर पेप्सी की प्राइस बढ़ती है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है कोक का, कस्टमर एकदम उसके बाद भाग जाएगा, डिमांड एकदम गिर जाएगी, मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक का मतलब क्या हुआ कि जब प्राइस में चेंज करूं और डिमांड में चेंज बहुत ज्यादा है,
अब ये कब होता है? जब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है। भाई एक आइटम की प्राइस बढ़ी, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल था, कस्टमर एकदम भाग गया, डिमांड बहुत ज्यादा गिर गई, मोर इलास्टिक। और एक आइटम मान लो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल पेट्रोल, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ना, पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल ही डलेगा, कुछ और नहीं डलेगा। अब इन दैट केस मान लो प्राइस पेट्रोल की बढ़ जाती है, सब्स्टिट्यूट तो अवेलेबल है नहीं, कस्टमर की डिमांड बहुत ज्यादा गिरने वाली नहीं है, तो क्या होगा? लेस इलास्टिक। तो पहला पॉइंट क्लियर है, वो आइटम जिनका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है डिमांड इज मोर इलास्टिक, जिनका अवेलेबल नहीं होता सब्स्टिट्यूट लेस इलास्टिक। सेकंड पॉइंट आता है प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कमोडिटी। भाई एक आइटम के ऊपर कितना खर्च करते हैं अपनी इनकम का, आपके बजट में उसका शेयर क्या है। अगर एक आइटम ऐसी है जिसके अंदर आप अपनी इनकम का बहुत कम हिस्सा खर्च करते हैं, लेस प्रपोर्शन ऑफ योर इनकम, तो उसकी डिमांड क्या होगी? लेस इलास्टिक। लेकिन अगर एक आइटम के ऊपर अपनी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं तो डिमांड होगी मोर इलास्टिक। भाई देखो सपोज करो हमारे घर में मैस्टिक्स आती हैं, ठीक है, बूट पॉलिश आता है, न्यूज़पेपर आता है। अब ये वो आइटम है जिनके ऊपर इनकम का बहुत थोड़ा सा हिस्सा खर्च होता है। अब इनके अगर प्राइस में चेंज आता है तो डिमांड पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या बोल देते हैं? लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक। लेकिन अगर एक आइटम पे इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा है तो उसकी डिमांड कैसी होगी? मोर इलास्टिक। क्लियर है? जो टिप बताता जा रहा हूं फटाफट याद करते जाओ, नोट करना करते जाओ। पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूज ऑफ कमोडिटी। अब अगला पॉइंट आता है कि क्या उस आइटम के यूज को आप पोस्टपोन कर सकते हैं। इस पे भी डिपेंड करती है इलास्टिसिटी। अगर आप उसके यूज को पोस्टपोन कर सकते हैं, कैन बी पोस्टपोन, तो डिमांड होगी मोर इलास्टिक। लेकिन अगर वो अर्जेंट आइटम है जिसको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते तो डिमांड होगी लेस इलास्टिक। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कोई आइटम बहुत जरूरी नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं अपना घर बना रहा हूं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की एकदम डिमांड प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और मेरे को बहुत कंपल्शन नहीं कि मैंने अभी बनाना है, रुक के भी बना सकता हूं, तो एकदम डिमांड उसकी गिर जाएगी क्योंकि मैं पोस्टपोन कर सकता हूं, मोर इलास्टिक। लेकिन एक ऐसी आइटम जिसको बहुत अर्जेंट है, पोस्टपोन नहीं कर सकते, मान लो घर में कोई मेरा रिलेटिव बीमार पड़ा हुआ है और मेरे को उसकी दवाई लेके आनी है और मेडिसिन हो गई महंगी, तो क्या मैं इसको पोस्टपोन कर सकता? बाद में खरीदूंगा सस्ती हो जाएगी? नहीं भैया, तभी खरीदनी पड़ेगी। आप इसको पोस्टपोन नहीं कर सकते हो तो डिमांड क्या होगी? लेस इलास्टिक। प्राइस जितनी मर्जी बढ़ती रहे डिमांड पे फर्क आने वाला नहीं है, लेस इलास्टिक। तो पॉइंट क्या दिमाग में रखेंगे? वो आइटम जिनके यूज को पोस्टपोन कर सकते हैं मोर इलास्टिक, जिनको पोस्टपोन नहीं कर सकते अर्जेंट है लेस इलास्टिक। ओके, यूज ऑफ द कमोडिटी। अब एक आइटम का मान लीजिए सिंगल यूज है, तो आज अगर उसकी प्राइस बढ़ भी कम भी हो जाती है, कितने की डिमांड बढ़ा लोगे? थोड़ी बहुत ही, तो क्या हुआ? लेस इलास्टिक। लेकिन एक आइटम अगर उसके बहुत सारे यूजेस हैं और आज अगर उसकी प्राइस कम होती है तो आप उसके अलग अलग यूजेस के लिए उसको यूज करोगे और डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मोर इलास्टिक। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, मिल्क, इनके बहुत सारे यूजेस होते हैं ना। अब अगर इनकी प्राइस कम हो जाए तो क्या करेंगे? लेस जो इंपॉर्टेंट टास्क है उनके लिए भी यूज करेंगे और डिमांड एकदम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मोर इलास्टिक। अब एक आइटम का यूज ही एक है तो प्राइस अगर कम भी होती है तो डिमांड कितनी की बढ़ा लोगे? लेस इलास्टिक। तो पॉइंट क्लियर हुआ? अगर सिंगल यूज आइटम है तो लेस इलास्टिक और सेवरल यूजेस है तो मोर इलास्टिक। अब आता है नेचर ऑफ कमोडिटी। यहां पे आपने 3 बातें याद रखनी है। अगर वो आइटम है बेसिक नेसेसिटी, क्या याद रखने वाले हैं? क्या याद रखना है हमें? यहां पर ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। हमारा पॉइंट ये है नेचर ऑफ कमोडिटी। अब इसमें आपने याद रखना है मेरे बच्चे कि उस आइटम का नेचर कैसी है। तो पहली चीज आपने क्या याद रखनी है कि अगर वो है बेसिक नेसेसिटी, क्या बोल रहा हूं मैं? अगर बेसिक नेसेसिटी है तो डिमांड कैसी होगी? परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या बोलेंगे? परफेक्टली इन इलास्टिक। भैया कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है डिमांड पे। अगर है लग्जरी गुड, याद रखिएगा, लग्जरी गुड में आपकी ज्वेलरी हो गई, लग्जरियस कार हो गई, तो उसकी डिमांड होगी मोर इलास्टिक। और अगर वो गुड्स ऑफ कंफर्ट्स हैं, कंफर्ट्स गुड्स होती हैं जो हमारी, जैसे घर में टीवी है, फ्रिज है, तो उनकी डिमांड को हम क्या बोल देते हैं? क्लोज टू यूनिटरी इलास्टिक। तो आपने क्या याद रखनी है? 3 बातें याद रखनी है। नेचर में अगर लग्जरी गुड है मोर इलास्टिक, बेसिक नेसेसिटी है परफेक्टली इलास्टिक, और इफ गुड कंफर्ट गुड है तो क्लोज टू यूनिटरी इलास्टिक। दैट्स ऑल, इससे ज्यादा पंगा लेने की लोड नहीं है। अच्छा, वो आइटम जो आपकी हैबिचुअल नेसेसिटी होती है, कुछ आइटम होती है जो आपकी हैबिचुअल नेसेसिटी बन जाती है, जो आपको हैबिट हो जाती है, जैसे कि कुछ लोग शराब पीते हैं, वाइन, सिगरेट, तो उनके केस में उसकी प्राइस जो मर्जी हो डिमांड पे फर्क नहीं पड़ता,
लेस इलास्टिक। लेकिन वो आइटम जो आपकी हैबिचुअल नेसेसिटीज नहीं है, नॉट हैबिचुअल नेसेसिटी, आपको कोई आफत नहीं पड़ी, अगर उनकी प्राइस बढ़ेगी एकदम डिमांड गिरेगी, इट इज मोर इलास्टिक। तो क्या बोला मैंने, वो आइटम जो हैबिचुअल नेसेसिटीज है लाइक वाइन, सिगरेट, ओके, विस्की, तो इनके केसेस में क्या होता है, प्राइस बढ़े या गिरे, क्योंकि हैबिचुअल है, लोगों ने पीनी ही पीनी है, तो एडिक्ट हो चुके हैं, डिमांड पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेस इलास्टिक। लेकिन वो आइटम जिनके लिए आप हैबिचुअल नहीं है, जो आपकी हैबिचुअल नेसेसिटी नहीं है, आज अगर उनकी प्राइस बढ़ती है या कम होती है, आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है, इट इज सॉरी, अगर उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो एकदम उसकी डिमांड आप कम करोगे, मेरे को क्या जरूरत पड़ी है, कौन सी आफत आई हुई है, क्योंकि हैबिचुअल नेसेसिटी तो है नहीं, तो डिमांड एकदम गिर जाएगी, इट इज मोर इलास्टिक। क्लियर है, दोबारा क्लियर कर रहा हूं, फिर कंफ्यूज नहीं होना, हैबिचुअल नेसेसिटी है तो लेस इलास्टिक, डिमांड पे खास फर्क नहीं पड़ेगा, जो मर्जी प्राइस हो लोग लेंगे ही लेंगे। हैबिचुअल नेसेसिटी नहीं है तो डिमांड पे फर्क पड़ेगा, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड बहुत ज्यादा गिरेगी, इट इज मोर इलास्टिक। ओके, आगे चलते हैं। प्राइस ऑफ कमोडिटी, अब याद रखिएगा, वो आइटम जो बहुत महंगी होती है या बहुत सस्ती होती है, वेरी हाई प्राइस गुड, हम क्या बोल देते हैं, वेरी हाई प्राइस गुड्स, या हम बोले वेरी लो प्राइस गुड्स। बहुत सस्ती आइटम या बहुत महंगी आइटम, इनकी डिमांड होती है लेस इलास्टिक। लेकिन जो मीडियम प्राइस गुड्स होती हैं, मीडियम प्राइस गुड्स क्योंकि मीडियोकर्स जिन्हें खरीदते हैं, उनकी डिमांड होती है मोर इलास्टिक। तो ध्यान में रखेंगे, वो आइटम जो बहुत महंगी है, बहुत सस्ती है, डिमांड इज लेस इलास्टिक, और मीडियम प्राइस गुड्स की डिमांड कैसी होती है, मोर इलास्टिक। टाइम पीरियड में सिंपल याद रखिएगा, जितना टाइम पीरियड ज्यादा होगा उतनी डिमांड की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। इसीलिए हम कई बार बोल देते हैं कि शॉर्ट पीरियड में डिमांड कैसी होती है, लेस इलास्टिक, और लॉन्ग पीरियड में डिमांड कैसी होती है, इट इज मोर इलास्टिक। तो आपने सिंपल याद रखना है, मोर द टाइम पीरियड मोर इलास्टिक विल बी डिमांड। तो ये था फैक्टर्स इफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब एक पॉइंट और बड़ा इंपॉर्टेंट हमें आना चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिक डिमांड। भाई ये प्राइस इलास्टिक डिमांड जो कंसेप्ट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो हर जगह ये कंसेप्ट हमारे काम आता है, तो डिस्कस करते हैं। मेन सबसे पहले यूजफुल इन प्राइस डिटर्मिनेशन। देखो जब भी कोई ट्रेडर अपने प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमिन करता है, वो ध्यान में रखता है कि इसकी इलास्टिक डिमांड कैसी है। अगर उसकी डिमांड है लेस इलास्टिक, तो उसका प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड कैसी है, लेस इलास्टिक, तो उसकी प्राइस को डिटरमिन करेगा मोर, और अगर उसकी डिमांड है मोर इलास्टिक तो वो चार्ज करेगा लेस प्राइस। सिंपल सी बात है ना। मान लो मेरा प्रोडक्ट यूनिक है, उसकी डिमांड लेस इलास्टिक है, प्राइस में जो मर्जी लूं डिमांड पे फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो आई विल चार्ज मोर प्राइस। और अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड है मोर इलास्टिक, मैंने प्राइस को बढ़ाया, एकदम डिमांड गिर जाएगी, तो आई विल चार्ज लेस प्राइस। इसी तरह जब फाइनेंस मिनिस्टर टैक्स लगाता है, वो भी ध्यान रखता है कि अगर उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो है लेस इलास्टिक, तो वो क्या करेगा, ही विल इंपोज मोर टैक्स। और अगर उसकी डिमांड है मोर इलास्टिक, ही विल इंपोज लेस टैक्स। तो याद रखेंगे, अगर डिमांड लेस इलास्टिक है तो फाइनेंस टैक्स लगाएगा मोर, और अगर मोर इलास्टिक है वो टैक्स लगाएगा लेस। क्लियर है। इंपॉर्टेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड, बहुत ये भी अच्छा पॉइंट है। देखो अब इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो हमारी आइटम्स एक्सपोर्ट होती हैं, हमारी एक्सपोर्टेबल गुड्स होती हैं, जब उनकी प्राइस हमने फिक्स करनी होती है, किसकी प्राइस, प्राइस ऑफ एक्सपोर्टेबल गुड्स, तो हम ध्यान में क्या रखते हैं, अगेन प्राइस इलास्टिक डिमांड। अगर उनकी डिमांड है लेस इलास्टिक, जो आइटम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बड़ी यूनिक है, उसे कोई और एक्सपोर्ट करने वाला नहीं है, हमारी डिमांड लेस इलास्टिक है, तो वी विल चार्ज मोर प्राइस। और अगर उसकी डिमांड है मोर इलास्टिक, हम उसकी प्राइस क्या चार्ज करेंगे, लेस। तो मैं आइटम एक्सपोर्ट कर रहा हूं, बड़ी यूनिक है, मैं जो मर्जी प्राइस लूं, डिमांड पे फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेस इलास्टिक है, आई विल चार्ज मोर प्राइस। और अगर उसकी डिमांड है मोर इलास्टिक, आई विल चार्ज लेस प्राइस। की प्राइस को बढ़ाऊंगा, एकदम डिमांड गिर जाएगी, मोर इलास्टिक का मतलब यही हुआ ना, तो आई विल चार्ज लेस प्राइस। अब आता है इंपॉर्टेंस इन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। भाई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का पहले मतलब क्या होना चाहिए। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जब एक ट्रेडर, एक सेलर एक ही आइटम को
अलग अलग लोगों को अलग अलग प्राइस पे सेल करता है, हम इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। भाई एक आइटम मैंने आपको 400 रुपए की दी, एक और आपके फ्रेंड को 450 की दे दी, एक किसी और को मैंने 480 की दे दी, तो क्या है ये? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, चार्जिंग द डिफरेंट प्राइजेस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर फॉर द सेम प्रोडक्ट। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का भी बेस होता है ये प्राइस इलास्टिक डिमांड। वो कस्टमर जिनकी डिमांड होती है लेस इलास्टिक, उनसे चार्ज किए जाते हैं मोर प्राइस, और वो कस्टमर जिनकी डिमांड होती है मोर इलास्टिक, उनसे चार्ज की जाती है लेस प्राइस। देखो प्रोडक्ट वही है, अब मेरा बेस क्या बना कि वो कस्टमर जिनकी डिमांड लेस इलास्टिक है, जिनको फर्क ही नहीं पड़ता, जो मर्जी प्राइस हो, उनसे चार्ज कर ली मोर प्राइस, और जिनकी डिमांड है मोर इलास्टिक, उनसे चार्ज किया लेस प्राइस। इंपॉर्टेंस इन वेज डिटर्मिनेशन, अब वेज डिटर्मिन करते हैं ना कि हर वर्कर की सेम सैलरी होती है, कभी भी नहीं। वो वर्कर जिनकी डिमांड होती है लेस इलास्टिक, मतलब जो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, उनको मिलते हैं मोर वेजेस, और वो वर्कर जिनकी डिमांड होती है मोर इलास्टिक, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, उनको मिलते हैं लेस वेजेस। तो क्या याद रखेंगे? वो जिनकी डिमांड लेस इलास्टिक है वर्कर्स की, उनको मिलेंगे मोर वेजेस, और जिनकी डिमांड है मोर इलास्टिक, उनको मिलेंगे लेस वेजेस। क्लियर है? फिर आता है सर प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं इकट्ठे प्रोड्यूस करते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं? ज्वाइंट प्रोडक्ट, जो इकट्ठे प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब प्रोड्यूस तो इकट्ठे किए जाते हैं, लेकिन इनकी प्राइस अलग अलग होती है। तो यहां भी सेम वही कंसेप्ट है कि वो ज्वाइंट प्रोडक्ट में से वो प्रोडक्ट जिसकी डिमांड है लेस इलास्टिक, उनको मिलेंगे मोर प्राइस, और जिनकी डिमांड है मोर इलास्टिक, उनको मिलेंगे लेस प्राइस। अब आप लोगों ने पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन की होगी छोटी क्लासेस के अंदर। अब पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन में क्या होता है? पेट्रोलियम भी निकल रहा है, डीजल भी निकल रहा है, वैसलीन भी निकल रही है, इन्हें क्या बोलेंगे हम? ज्वाइंट प्रोडक्ट। लेकिन सबका रेट अलग अलग होता है, क्यों? जिनकी डिमांड लेस इलास्टिक है, उनकी प्राइस ज्यादा होती है, जिनकी डिमांड मोर इलास्टिक होती है, उनकी प्राइस कम होती है। अब आता है फिक्सेशन ऑफ रेल फ्रेट चार्जेस। अब गवर्नमेंट को रेल फ्रेट चार्जेस फिक्स करने हैं, तो गवर्नमेंट क्या देखेगी? अगर रेल सर्विसेज की डिमांड है लेस इलास्टिक, तो दे विल चार्ज मोर रेल फ्रेट, और अगर उसकी डिमांड है मोर इलास्टिक, देन दे विल चार्ज लेस रेल फ्रेट। समझ आ गई मेरी बात? सिंपल, अगर डिमांड है लेस इलास्टिक तो मोर रेल फ्रेट, अगर डिमांड है लेस इलास्टिक तो डिमांड है लेस इलास्टिक तो मोर रेल फ्रेट, और अगर डिमांड है मोर इलास्टिक तो लेस रेल फ्रेट। देखो अभी हमने जितने पॉइंट किए ना, सब में आपने अगर ध्यान से देखा हो तो एक ही चीज चल रही है, लेस इलास्टिक मोर प्राइस, मोर इलास्टिक लेस प्राइस। क्लियर है? ऑपोजिट याद रखना है रिलेशनशिप। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार टीचर अगर आपसे पूछ ले रिलेशन बिटवीन स्लोप एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो पहले आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला इलास्टिक डिमांड का, तो हम सबको पता ही है, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू। चलो सर ये फॉर्मूला तो हमें पता है। अब स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का फॉर्मूला वैसे मैंने पिछले वाले चैप्टर में बताया था, अगर नहीं याद है तो दोबारा से याद करा दूं। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का फॉर्मूला होता है डेल्टा पी ओवर डेल्टा क्यू। प्लीज याद रखेंगे, नहीं याद है तो अब सुन लीजिए। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है ना, मैं करके दिखाऊंगा, सिर्फ पता होना चाहिए डिमांड कर्व का स्लोप कैसे निकालेंगे, डेल्टा पी ओवर डेल्टा क्यू। और इलास्टिक फॉर्मूला क्या है? डेल्टा क्यू डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू। अब मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, तो मैं यहां पे देखूं, अगर अब यहां पे आप देखो 1 ओवर स्लोप ऑफ डिमांड कर्व अगर मैं करूं, तो ये फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी। ध्यान दीजिएगा, स्लोप का मतलब डेल्टा पी ओवर डेल्टा क्यू हो गया, इनवर्स कर दे 1 ओवर स्लोप तो क्या हो गया? डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी। तो भैया यही मैंने किया, इसकी जगह यहां पर मैं लिख दूंगा, तो अब आपको याद ये रखना है, दिस इज द रिलेशन। प्राइस इलास्टिक डिमांड क्या है? 1 ओवर स्लोप। कहां से आया समझ आ गया ना? 1 ओवर स्लोप का मतलब है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू। और स्लोप में और प्राइस इलास्टिक डिमांड में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स। जितना स्लोप बढ़ता जाएगा इलास्टिसिटी कम होती जाएगी, जितना स्लोप कम होगा उतनी इलास्टिसिटी बढ़ेगी। क्लियर है? दिमाग में आ गया अच्छे से? क्या बताया मैंने? पक्का? श्योर? ग्रेट। बच्चे ही बड़े इंटेलिजेंट है हमारे। अब ये दो बातें लास्ट बताऊंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट, आपको एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। नंबर 1, जो लॉ ऑफ डिमांड है
इट इज ए क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि ये सिर्फ क्या बता रहा है, डायरेक्शन। प्राइस बढ़ेगी, डिमांड गिरेगी, प्राइस गिरेगी, डिमांड बढ़ेगी। बट प्राइस इलास्टिक डिमांड इज ए क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। प्राइस इलास्टिक डिमांड क्या है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। इट मेजर्स द चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो याद रहेगा, प्राइस इलास्टिक डिमांड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। अगली बात, अगर कभी दो डिमांड कर्व आपस में इंटरसेक्ट करें, प्लीज याद रखिएगा, हमेशा याद रखें, फ्लैटर डिमांड कर्व विल बी मोर इलास्टिक। दो डिमांड कर्व है आपके पास, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो रिमेंबर ऑलवेज फ्लैटर डिमांड कर्व विल बी मोर इलास्टिक। जैसे मान लीजिए, मैं एक डायग्राम बना के हल्का सा दिखा भी देता हूं। मान लो ये डिमांड कर्व है D1 और एक डिमांड कर्व है D2। अब इन दोनों में से फ्लैटर कौन सा है, D2, तो मोर इलास्टिक कौन सा होगा, D2। तो आपने याद रखना है, इफ सम केस टू डिमांड कर्व इंटरसेक्ट, व्हिच ऑफ देम इज मोर इलास्टिक, फ्लैटर डिमांड कर्व विल बी मोर इलास्टिक। तो ये थी मेरे बच्चे ब्रीफिंग आपके चैप्टर की, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब थोड़े से इसके एमसीक्यूज कर लेते हैं, ताकि आपका जो ये चैप्टर है ये अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं एमसीक्यूज लिस्ट। ओके, अच्छा एक चीज और, मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको थ्योरी ऑफ डिमांड के चैप्टर का भी लिंक डाल दूंगा। हो सकता है कुछ बच्चों ने मिस कर दिया हो, तो उसको अच्छे से सुन सकते हैं और स्ट्रेटेजी के साथ चलें, प्रॉपर तरीके के साथ चलें। मुश्किल नहीं है, आप साथ साथ तैयारी करते रहेंगे, बड़े अच्छे से होता रहेगा। अब हम बात करते हैं पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आपका जो CUT का पेपर है वो कैसा होने वाला है, एमसीक्यूज बेस्ड है। तो उसमें हम बात करते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अब चैप्टर हमने कर लिए, तो बड़े प्यार से क्वेश्चंस करते हैं। आइए फटाफट। द वर्टिकल डिमांड का फॉर ए कमोडिटी शोज दैट इट्स डिमांड इज, मैंने बताया था ना, वर्टिकल डिमांड कब होता है, जब डिग्रीज में बताया था ना 5 डिग्रीज थी। तो वर्टिकल डिमांड कब था, जब डिमांड होती है परफेक्टली इन इलास्टिक। तो भैया यहां पे देखिए आंसर कहां नजर आ रहा है, यस डी पे नजर आ रहा है, परफेक्टली इन इलास्टिक। तो वर्टिकल डिमांड कब है, तो डिमांड कैसी है, परफेक्टली इन इलास्टिक। आंसर क्लियर हो गया। देखो अगर कंसेप्ट आ गए ना तो ज्यादा टफ नहीं, एमसीक्यूज इजी हो जाते हैं, बट कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, which of the following does not have a uniform elasticity of demand at all point। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम्हें मैं बताना शायद जरूरी है बहुत ज्यादा ये पॉइंट। देखो 3 डिमांड कब होते हैं जिनके हम किसी भी पॉइंट पर चले जाएं, इलास्टिसिटी रिमेन्स द सेम। उनमें पहला डिमांड कब होता है, हॉरिजेंटल डिमांड कब, याद रखिएगा। दूसरा डिमांड कब होता है, वर्टिकल डिमांड कब, और तीसरा होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद रखिएगा 3 डिमांड को कौन कौन से बता रहा हूं, एक परफेक्टली इलास्टिक वाला केस, दैट इज द हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन, दूसरा परफेक्टली इनइलास्टिक वाला केस वर्टिकल, और तीसरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यूनिटरी इलास्टिक। सर इन तीनों डिमांड कर्व के किसी भी पॉइंट पर चले जाएं, इलास्टिसिटी रिमेन्स द सेम। तो इसका मतलब अब रह कौन सा गया, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। इसके हर पॉइंट पर इलास्टिसिटी सेम नहीं होती है। तो यहां पे आंसर क्या है, बी। क्वेश्चन क्या था, कौन सा डिमांड कर्व ऐसा है जिसके ऊपर यूनिफॉर्म इलास्टिक डिमांड नहीं है ऑल पॉइंट्स पे, तो इट इज द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व या नेगेटिवली स्लोपिंग डिमांड कर्व, ये आंसर है। और अब आपने याद क्या रखना है, ये 3 डायग्राम, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यूनिटरी इलास्टिक के केस में, इनमें आपके हर पॉइंट पर इलास्टिसिटी सेम रहती है। आई थिंक भूलेंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके न्यूमेरिकल्स के लिए, सॉरी CUT के लिए। अब ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटी व्हिच हैज द लोएस्ट इलास्टिक डिमांड, पर इनमें से लोएस्ट इलास्टिसिटी किसकी है, हाउस का टी सॉल्ट। भाई बेसिक नेसेसिटी की होती है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, और यहां पे बेसिक नेसेसिटी क्या नजर आ रही है, सॉल्ट। तो माय डियर आंसर क्या है हमारा, डी की इलास्टिसिटी सबसे कम है, दैट इज सॉल्ट की इलास्टिसिटी सबसे कम है, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो आंसर इज
डी। क्लियर है? बच्चे बड़े स्मार्ट है हमारे। इलास्टिक डिमांड विल बी यूनिटरी इलास्टिक इफ, क्या बताया था मैंने यूनिटरी इलास्टिक का मतलब? यूनिटरी का मतलब होता है इक्वल टू 1। तो भैया यहां पे आंसर क्या आ गया? डी इज द आंसर, इक्वल टू 1। यूनिटरी का मतलब है इक्वल टू 1, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक का मतलब है ग्रेटर देन 1, लेस देन यूनिटरी का मतलब है लेस देन 1, और परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब होता है 0, और परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है इंफिनिटी। तो ये बातें क्लियर होनी चाहिए बच्चे अच्छे से। ओके, तो ये हो गया। इफ डिमांड का फॉर ए चीप एडिशन ऑफ बुक इज इलास्टिक, अ फॉल इन प्राइस, मान लीजिए एक आइटम की डिमांड कैसी है? इलास्टिक है। तो प्राइस अगर उसकी गिरती है तो क्या होगा? रेज द टोटल आउटले, लोअर द टोटल आउटले। अब बेटा ये एक्सपेंडिचर मेथड की बात है, अभी कराया ना एक्सपेंडिचर मेथड, 3 बातें बताई थी। अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर को टोटल आउटले भी कहते हैं भैया, प्लीज ध्यान रखेंगे। टोटल आउटले टोटल एक्सपेंडिचर वन एंड द सेम थिंग, बोल नहीं जाना, खोपड़ी में रखना है अच्छे से। ओके, अब क्या बताया टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में? अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो इलास्टिसिटी लेस देन 1, ऑपोजिट जाएंगे ग्रेटर देन 1, कोई फर्क नहीं है तो इक्वल टू 1। तो यहां पे देखो ऑलरेडी इलास्टिसिटी दी हुई है, इलास्टिक का मतलब मोर इलास्टिक, इट मींस दोनों ऑपोजिट जाने चाहिए। तो फॉल इन प्राइस होगा तो रेज द टोटल आउटले, प्राइस गिरेगी तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तभी होगा मोर इलास्टिक। अगर सेम डायरेक्शन में जाता तो होता लेस इलास्टिक। तो आंसर क्या है? ए। समझ आ रही है? डायरेक्शन देखनी है, ऑपोजिट है तो इलास्टिक, सेम डायरेक्शन है तो इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक। ओके, तो आंसर आ गया रेज द टोटल आउटले। इलास्टिक डिमांड इज, अभी बताया क्या होता है भाई? लॉ ऑफ डिमांड इज ए क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, इलास्टिक डिमांड इज ए क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। तो आंसर इज सी, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। क्लियर है? हाँ जी, लॉक करें। ग्रेट। डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज इलास्टिक बिकॉज, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड मोर इलास्टिक क्यों होती है? इट इज वेरी एक्सपेंसिव ना जी, इट हैज नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट ना जी, इट हैज अल्टरनेटिव यूजेस, यस दिस इज द आंसर। क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी है इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, इसलिए इसकी डिमांड कैसी होती है? मोर इलास्टिक। क्लियर? इलेक्ट्रिसिटी हैज सेवरल यूजेस, अल्टरनेटिव यूजेस, तो डिमांड इज दैट इज व्हाई मोर इलास्टिक। तो आंसर इसका क्या आ गया? अल्टरनेटिव यूजेस, सी इज द आंसर। गुड्स दैट आर वेरी एक्सपेंसिव और चीप हैव प्राइस इलास्टिक डिमांड। अभी बताया ना आपको, जो आइटम बहुत ज्यादा महंगी होती हैं या बहुत ज्यादा सस्ती होती हैं उनकी डिमांड कैसी होती है? लेस इलास्टिक, या हम बोल सकते हैं इन इलास्टिक। मैंने बोला ना लेस इलास्टिक आ जाए, इन इलास्टिक आ जाए, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक आ जाए, वन एंड द सेम थिंग। तो आंसर आ गया हमारा बी, इन इलास्टिक। ओके, डिमांड फॉर लग्जरी गुड बताया था मैंने, लग्जरी गुड की डिमांड होती है मोर इलास्टिक। डायमंड, ज्वेलरी, लग्जरी हाउस, लग्जरी कार, तो इनकी डिमांड कैसी होती है? मोर इलास्टिक। तो यहां पे आंसर क्या आएगा बच्चा? बी। देखो इतने क्लियरिटी होनी चाहिए कंसेप्ट की, ऑप्शन पढ़नी ना पड़े, अपना पता है डिमांड फॉर लग्जरी गुड इज मोर इलास्टिक। क्लियर? लेकिन फिर भी एक बात और याद रखें, ऑप्शन पढ़नी भी सारी है, ये नहीं क्लियर है फिर भी देखो, कई बार टीचर 2 ऐसी ऑप्शन भी दे देते हैं, दोनों ही ठीक होती हैं, या कुछ ऐसा हल्का सा एक पॉइंट इधर से उधर। तो पढ़नी चारों है लेकिन क्लियरिटी होनी चाहिए कि आंसर इसका ये है। ओके, डिमांड फॉर नेसेसरी गुड इज, हाँ जी, सॉल्ट, शुगर, नेसेसरी गुड की डिमांड कैसी होती है भाई? परफेक्टली इनइलास्टिक। आंसर इज सी। एक मिनट, डिमांड फॉर नेसेसरी इज, अब देखो एक चीज यहां पे रखेंगे, नेसेसरी बोला है उसने, बेसिक नेसेसिटी नहीं बोला, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा। देखो अब गलती हो ना कितना, नेसेसरी की अगर आ जाएगा तो आप इसको लिखोगे इन इलास्टिक। नेसेसरी है, इन इलास्टिक है, प्राइस में चेंज होगा, डिमांड में ज्यादा चेंज होने वाला नहीं है। हाँ, पर आपको आ जाता है बेसिक नेसेसिटीज जिनके बिना आपका गुजारा ही नहीं है, फिर आप कह सकते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक, भैया ये तो लेनी ही लेनी है आइटम। ओके, डिमांड फॉर मैचस्टिक क्या है भैया? इट इज लेस इलास्टिक। रीजन, क्योंकि इसके ऊपर इनकम का बहुत थोड़ा सा हिस्सा खर्च करते हैं, प्राइस बढ़ेगी गिरेगी, डिमांड पे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आंसर इज बी, लेस इलास्टिक। क्लियर है? ओके,
बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वी मीन, क्या मतलब अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से? परसेंटेज चेंज इन प्राइस टू डिमांड, ना, गलत है। परसेंटेज चेंज इन इनकम टू डिमांड, ये भी गलत है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड टू डिमांड, ये भी गलत है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड टू प्राइस, ये है ठीक। फॉर्मूला क्या किया था? प्राइस इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो आंसर इज डी, परसेंटेज चेंज इन डिमांड टू प्राइस। दिस इज द आंसर। अब क्लियर हो गया? डिमांड फॉर प्लाज्मा टीवी, प्लाज्मा टीवी एक बहुत बड़ा टीवी होता है, कॉस्टली टीवी होता है, लग्जरी आइटम है, तो आंसर क्या आएगा? मोर इलास्टिक। डिमांड फॉर प्लाज्मा टीवी इज मोर इलास्टिक। अच्छा, डिमांड फॉर ए गुड इज लेस इलास्टिक व्हेन, अब गुड की डिमांड लेस इलास्टिक कब होती है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, percentage change in price is equal to percentage change in quantity demanded, demand remains same with even with the change in price। तो क्या आंसर आना चाहिए? आई थिंक समझ गए होंगे सारे। आंसर इज ए। जब प्राइस में चेंज ज्यादा हो और डिमांड में चेंज कम हो तो वो होता है लेस इलास्टिक, जबकि जब प्राइस में चेंज ज्यादा है, कम है, और डिमांड में चेंज ज्यादा, तो मोर इलास्टिक होता है। और जब दोनों में सेम चेंज होता है तो यूनिटरी इलास्टिक होता है। हमारे से पूछा गया लेस इलास्टिक, तो आंसर इज ए। जब प्राइस में चेंज ज्यादा हो, डिमांड में चेंज कम हो, हम इसको बोलेंगे लेस इलास्टिक। ओके, कहता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट निकालनी मतलब देखते कौन कौन सी करेक्ट है। हायर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इंडिकेट लार्जर इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड। बिल्कुल ठीक है भाई, जितनी वैल्यू इलास्टिसिटी की बढ़ती जाएगी, इसका मतलब प्राइस का डिमांड के ऊपर चेंज उतना इफेक्ट ज्यादा है। ओके, इलास्टिक डिमांड कैन वेरी ओनली बिटवीन -1 एंड +1, ये गलत हो गया भैया। इलास्टिक डिमांड वेरी करती है 0 टू इंफिनिटी, मिनिमम 0 होती है, मैक्सिमम इंफिनिटी होती है। तो भैया स्टेटमेंट गलत मेरे को मिल चुकी है, बी। लेकिन फिर भी बाकी दोनों देखने जरूरी है, कहीं इनमें से भी गलत तो नहीं है। The demand curve for all commodity which have unitary elastic demand will be rectangular hyperbola। बिल्कुल ठीक है, जब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती है, डिमांड कर्व की शेप कैसी होती है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। Elastic demand establish a quantitative relation between quantity demanded of a commodity and its price, while other factor remain constant। ये भी बिल्कुल ठीक है भाई, क्वांटिटिव रिलेशनशिप बता रही है इलास्टिक डिमांड प्राइस और डिमांड के बीच में। तो बिल्कुल हमें आंसर मिल चुका है, बी इज द आंसर। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, -1 और +1 के बीच में इलास्टिसिटी नहीं होती, 0 टू इंफिनिटी के बीच में होती है। Which of the following influence price elastic demand? प्राइस इलास्टिक डिमांड को कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है? नेचर ऑफ कमोडिटी, इनकम, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे फैक्टर्स ही हमारी प्राइस इलास्टिक डिमांड को इफेक्ट करते हैं। A negative sign with coefficient of a price elastic demand denote, बोला था ना मैंने, ये नेगेटिव साइन जो होता है फॉर्मूले में वो क्या डिनोट करता है? डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, गलत। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक। भैया ये शो करता है इनवर्स रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप, इसीलिए हम नेगेटिव साइन पुट करते हैं। तो आंसर इज माय डियर बी। अगर कंसेप्ट ठीक है, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू। A 5% fall in price of X good lead to 10% rise in demand of. In case of good Y, a 2% rise in price level lead to 6% fall in its demand. In the given case, dash is more elastic। देखो दो आइटम दी हुई है, X के केस में 5% प्राइस कम हुई, 5% प्राइस कम हुई, हाँ जी, और डिमांड बढ़ गई 10%, यानी कि यहां पर इलास्टिसिटी है 2। और Y के केस में 2% प्राइस में चेंज आया, डिमांड में चेंज आ गया 6%, तो 6 डिवाइड बाई 2 है ना, तो यहां पे आ गया 3। तो ऐसे केस में वैसे ऑरली भी कर सकते थे, 10/5 2, 6/2 3। तो भैया इलास्टिसिटी X के केस में कितनी आ रही है? 2, और Y के केस में कितनी आ रही है? 3। तो मोर इलास्टिक कौन सा हुआ भैया? Y इज मोर इलास्टिक। आंसर इज बी। क्लियर है? तो ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है, और मतलब चुटकियों में होने वाले क्वेश्चन है, फॉर्मूला पता है ना भाई, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो निकाल के आंसर बता देंगे, Y इज मोर इलास्टिक। ओके, in case of dash there is infinite demand at a particular price and demand becomes 0 with a slight rise in price।
but in case of dash that is there is infinite demand. भाई प्राइस इलास्टिक डिमांड इंफिनिटी कब होती है? जब प्राइस में जरा सा चेंज करने पर डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज कब आता है? जब प्राइस को जरा सा बढ़ाने पे डिमांड जीरो कब होती है? आई थिंक याद आ चुका होगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो आंसर इज डी, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में होता है ऐसा कि प्राइस में हम थोड़ा सा चेंज करें और डिमांड में चेंज बहुत ज्यादा आ जाए। ओके, इफ अ गुड टेक्स अप सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ कंज्यूमर्स बजट इट विल बी, अगर मेरे बजट का बहुत बड़ा हिस्सा मैं एक आइटम पे खर्च कर रहा हूं तो उसकी डिमांड कैसी होगी? बताया था ना, अगर थोड़ा हिस्सा खर्च कर रहे हैं तो लेस इलास्टिक, अपनी इनकम का ज्यादा हिस्सा खर्च कर रहे हैं तो मोर इलास्टिक। तो यहाँ पे हाईली इलास्टिक है या मोर इलास्टिक, वन एंड द सेम थिंग, तो आंसर इज बी। ओके, if there is no change in quantity demanded to any change in price, then demand is dash and demand curve is dash। भाई आपने प्राइस में चेंज किया और डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, तो डिमांड कैसी है भाई? परफेक्टली इनइलास्टिक। और डिमांड कर्व कैसा होगा? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। भैया ये केस कौन सा है? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड की बात हो रही है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, सॉरी डिमांड में कोई चेंज नहीं आया प्राइस के चेंज के कारण। तो आंसर क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक एंड वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। तो डी इज द आंसर। इस केस में डिमांड कैसी है? परफेक्टली इनइलास्टिक, और डिमांड कर्व कैसा है? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? ओके, डिमांड फॉर ए गुड इज इलास्टिक। कहते हैं एक आइटम की डिमांड इलास्टिक कब होगी? इलास्टिक मतलब मोर इलास्टिक, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक कब होगी? अब प्राइस फॉल प्रोड्यूसेस ए डिक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस गिर रही है और डिमांड भी, टोटल एक्सपेंडिचर गिर गया। ओके ना भाई, ये तो नहीं होगा। जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्राइस भी गिर रही है, एक्सपेंडिचर भी गिर रहा है, तो लेस देन वन होता है, इनइलास्टिक होता है। अब प्राइस फॉल प्रोड्यूसेस ए लेस देन प्रोपोर्शनेट राइज इन क्वांटिटी। प्राइस गिरी लेकिन डिमांड में चेंज उससे कम प्रोपोर्शन में आया, तो ये तो वही लेस देन इंटरइलास्टिक हो गया, ये भी ठीक नहीं है। डिमांड फॉर दैट गुड इंक्रीज व्हेन प्राइस फॉल, ये भी कोई केस नहीं बनेगा। एज ए रिजल्ट ऑफ राइज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज, ये है आंसर। डी इज द आंसर। प्राइस बढ़ रही है, डिमांड एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, दोनों ऑपोजिट जा रहे हैं ना, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मेथड की बात आ गई, प्राइस बढ़ी एक्सपेंडिचर कम हो गया, तो भैया ये ऑपोजिट जा रहे हैं, इलास्टिसिटी यहां पे ग्रेटर देन वन है। आंसर इज दिस, डी इज द आंसर। क्लियर? टफ नहीं है। अब देखो सीयूटी 2022 में कौन सा क्वेश्चन आया, कितना आसान क्वेश्चन देखो पेपर में आता है। डिमांड फॉर वाटर इज इन इलास्टिक बिकॉज, भाई वाटर की डिमांड इन इलास्टिक क्यों है? बिकॉज इट इज द नेसेसिटी, इसीलिए इसकी डिमांड कैसी है? इन इलास्टिक। ये 2022 का पेपर में क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं ईपी के अंदर, सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बड़ा इजीली आप क्लियर कर सकते हो, बहुत बढ़िया कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ओके, अब इस साल कौन सा क्वेश्चन आया वो भी देख लेते हैं। प्राइस इलास्टिक डिमांड ऑफ ए गुड इज -3, इट शोज दैट। अब -3 आपको इलास्टिक डिमांड दिया हुआ है, when price falls by 1% demand rise by 3%, बिल्कुल ठीक है। when price rise by 1% demand falls by 3%, भैया ये भी तो ठीक है। 3 का मतलब क्या है? जितना प्राइस में चेंज होगा डिमांड में चेंज 3 टाइम्स होना चाहिए, तो यहाँ भी 3 टाइम्स हो रहा है। प्राइस 1% गिरी, डिमांड 3% बढ़ गई, और यहाँ प्राइस 1% बढ़ी, डिमांड 3% कम हो गई। 3/1 3/1, आंसर ऑलवेज 3। तो आंसर आना चाहिए था आइदर ए और बी, बोथ आर द करेक्ट। तो आंसर क्या है? सी। तो माय डियर, इट वाज द क्वेश्चन इन दिस ईयर। तो आई थिंक देखो आपको एक बात समझ आ गई होगी कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, अगर हमारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो सीयूटी क्लियर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस एक बार डिसाइड करना पड़ेगा कि यस आई हैव टू डू। तो आई थिंक आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी मेरे बच्चे, अगर कोई आपको कभी भी कोई डाउट होता है, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई जरूर करूंगा। और हमारे साथ जुड़े रहिए, बड़ी जल्दी नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा। और अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो भाई अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर इनको शेयर करें, ताकि और बच्चे मैक्सिमम इसका फायदा उठा सके। और आई होप चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो जरूर कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जो भी नए लेक्चर आते हैं, कोई मोटिवेशनल लेक्चर्स है, कोई आपकी नॉलेज के रिलेटेड है, कोई सिलेबस के रिलेटेड आ रहा है, आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड थैंक यू वेरी मच, और बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए।
God bless to all of you. Thank you very much.